ये लाहौर है, ये पिंडी है, ये जाता है जीटी रोड मड़ा, ये यहाँ मोटरवे जाता है, ठीक है। अच्छा, अब अब्बू ने बेटे को ये कहा है कि बेटा आपको पता है हमारे मल्टीपल बिजनेसेस हैं मुख्तलिफ शहरों के अंदर, तो ये काला शाह काकू शाकू जाना हुआ और ये गुजरावाला शुजरावाला जाना हुआ, गुजरात शुजरात जाना हुआ, तो जीटी रोड बस मैंने तय कर दी है, इसमें दूसरी कोई ऑप्शन नहीं है। तो छोटे मोटे रास्ते पे जाना हुआ, छोटी मोटी जगह पे करीब करीब जाना हुआ, तो कहां कैसे जाना है आपने, जीटी रोड, देयर इज नो अदर ऑप्शन। अब्बू ने ऑर्डर पास कर दिया। दूसरा, लेकिन अगर बेटे हमने पिंडी जाना हुआ, पिंडी लेने, अगर बेटा हमने जाना हुआ पिंडी, तो इट इज अ वेरी लॉन्ग रास्ता, वेरी लॉन्ग रास्ता। अगर आपने पिंडी जाना हुआ, ऐसी सूरत में बेटा आपके पास ऑप्शन है, ऐसी सूरत में आपके पास या तो आप जीटी रोड पे चले जाओ, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, रास्ते में एंजॉय करते जाओगे, जगह जगह मियां जी का होटल आते वहां रुक जाएंगे, तो नहीं दाल वाला, अच्छा गया नहीं ना इसलिए, तो अगर आप जो है वो जीटी रोड पे जाओ तो खारियां के अंदर जो है वो रुकेंगे, जो मर्जी करेंगे। तो आप अगर लंबे रास्ते पे जाना चाहते हो तो आपके पास ये वाला रास्ता अवेलेबल है, जा सकते हो आप इधर से, कोई मसला नहीं। लेकिन सफर के शुरू में अगर तुमने कह दिया कि मोटरवे पे जाना है, तो फिर बीच में से ये ना कहना कि मैंने यहां से जाना है, ये स्टैंडर्ड फरमा रहे हैं। अगर तो छोटे मोटे जगह पे जाने, किसी करीब करीब का काम है, तो बेटा देयर इज नो अदर ऑप्शन, तुमने हमेशा जीटी रोड पे जाना है, बस बात खत्म। और अगर बेटा अगर लंबा रास्ता है तो फिर तुम्हारे पास चॉइस अवेलेबल है, तुम या तो जीटी रोड भी इख्तियार कर सकते हो या मोटरवे भी कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, यू विल डिसाइड इट एट इनिशियल रिकॉग्निशन, एंड इफ यू ऑप्ट फॉर दिस यू कैनॉट रिवर्ट बैक टू हियर, आप इधर नहीं आ सकते। अब आप ये ना पूछिएगा कि यहां से यहां आ सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये रिक्लासिफिकेशन है, डेट इज ऑल्सो लकीली आउट ऑफ सिलेबस, ये रिक्लासिफिकेशन है, डेट इज ऑल्सो लकीली आउट ऑफ सिलेबस। तो इसलिए रिक्लासिफिकेशन जिस हद तक मैं कराऊंगा उस हद तक आपने पूछनी है, उससे ज्यादा नहीं पूछनी। तो जी छोटे मोटे किसी करीब करीब के शहर में जाने, तो वी हैव नो चॉइस, वी हैव टू गो थ्रू जीटी रोड। अगर लंबे रास्ते पे जाने, वी कैन गो ऑन जीटी रोड, और इनको तरफ कर दें जीटी रोड, वी कैन गो ऑन जीटी रोड, हम जीटी रोड पर भी जा सकते हैं। लेकिन एक रास्ता अवेलेबल है, लेकिन चढ़ गए जब, तो फिर वापस आने की ऑप्शन नहीं है। एक लफ्ज बोलने लगा मुश्किल सा, इररिवोकेबल, रिवोक बैक नहीं कर सकते। फिर आप ये नहीं कर सकते अबू इधर तो इसमें बहुत बोरियत है ना, इधर हमें कुछ नजर आए ना, इधर हमें कुछ नजर आए ना, इधर हमें कुछ नजर आए, हम तो चपेट चल सीधा, तो इधर से धक्का मारे बेटा सीधा पिंडी। अच्छा बर्गर बेटा, सैंडविच बेटा। अच्छा अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं थोड़े अरसे के लिए, अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं थोड़े अरसे के लिए, तो अब ये दो रास्ते देखिएगा, ये दो रास्ते हैं हमारे। अगर आपने शेयर खरीदे हैं थोड़े अरसे के लिए, तो आपने इनका गेन P&L में डालना है, बस ओसीआई की ऑप्शन नहीं है आपके पास, अनरियलाइज गेन नहीं रखना, आपने सब रियलाइज गेन रखना है अगर थोड़े अरसे के लिए खरीदे हैं। अगर आपने शेयर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे हैं, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल के लिए, अगर आपने शेयर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे हैं, ये भी चला है, कोई मसला नहीं। अगर आपका दिल चाह रहा है गेन हर साल P&L में ले जाएं, तो IAS 40 में जाता था, ले जाएं, कोई मसला नहीं। और अगर आपका दिल चाहता है यू एट इनिशियल रिकॉग्निशन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस, बट इफ यू ऑप्ट फॉर दिस, तो फिर चलते चलते यू कांट गो हियर, आप P&L में नहीं जा सकते। तो फेयर वैल्यू थ्रू OCI कब यूज होना है? जब लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे हो और इनिशियल रिकॉग्निशन पर इस रास्ते को ऑप्ट कर लिया हो, फिर उसके बाद वापसी का रास्ता नहीं है। तो जो शेयर 2 3 4 6 7 8 महीने के लिए खरीदे हैं, वो अगर महंगे हो जाएं, P&L में उनका गेन जाएगा। जो लंबे अरसे के लिए खरीदे हैं P&L में ले जाएं, कोई मसला नहीं, है स्टैंडर्ड कहते हैं इजाजत है, ले जाओ P&L में लेके जाने, नहीं लेके जाना तो OCI में लेकर, लेकिन जब ले जाओगे OCI में, फिर अगले साल उनको P&L में डालना और इन चक्रों में इजाजत तुम्हें, तो तुम डल गए OCI के रास्ते पे, तो फिर 1 साल P&L पे, दूसरे साल हम कहें तो रिक्लासिफिकेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। ये तो मैंने बता दिया, रिक्लासिफिकेशन चलते चलते FIFO वेटेड एवरेज हो गया, वेटेड एवरेज FIFO हो गया, ये शायद IAS से डील करता था, लेकिन ये वाला स्टैंडर्ड बाहर है, कहते हैं ये आपके स्कोप में नहीं रिक्लासिफिकेशन। तो सिर्फ इनिशियल रिकॉग्निशन पे चॉइस हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन चॉइस भी सिर्फ किसमें अवेलेबल है? लॉन्ग टर्म में। अगर शॉर्ट टर्म के लिए शेयर खरीदे हैं तो फिर अकल भी यही कहती है गेन लॉस कहां ले जाएं? P&L। डन। मैं जरा कोशिश करता हूं, सजी नहीं
स्टूडेंट जी मुझे जरा रिक्वायरमेंट ए और बी पढ़ने दो पहले। प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज इफ द इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज हेल्ड फॉर, शेयर मैंने खरीदे ही बेचने के लिए हैं, मैंने रखने नहीं है, मैंने शेयर जेब में रखे हुए हैं, जैसे थोड़ी थोड़ी देर बाद में प्राइस अगर निकलती है मैं बेच दूंगा, मींस हेल्ड फॉर। ये मैंने रिक्वायरमेंट ए फॉलो की है। इसमें मेरे पास चॉइस नहीं थी मेरे भाई, इसमें मेरे पास एक ही रास्ता था, जीटी रोड। इसलिए अंडरलाइन करें शॉर्ट टर्म, ओनली ऑप्शन इज पी एंड एल, ओसीए वाली ऑप्शन ही नहीं है। ये हमारी कौन सी रिक्वायरमेंट हो गई? रिक्वायरमेंट ए। ये रिक्वायरमेंट ए हमारी हो गई। मैं गेन क्यों पी एंड एल में लेके गया हूं? शॉर्ट टर्म थे। रशीद अगली गल पढ़नी है। प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज इफ द इन्वेस्टमेंट इन शेयर इज हेल्ड फॉर, जो लॉन्ग टर्म पर्पस के शेयर होते हैं ना, उनको रख के फिर आप हर साल गेन नहीं कमाते, क्योंकि बेचते तो आप है नहीं, फिर हर साल आपके घर क्या आता है? डिविडेंड इनकम। जैसे गाय आपने खरीदी और गाय से आपकी नियत है कि इसको मैंने जो है वो रखना है 15 साल, तो आपको फिर दूध चाहिए, आपने गाय को देख देख के खुश नहीं होना, पाजन मोटी हो गई। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इफ इट इज हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। अगर ये किस लिए रखा हुआ है आपने? लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। लेकिन अब हमें तो नहीं पता कि हमने चॉइस क्या की है। असूली तौर पे तो दोनों रास्ते हमें बताने चाहिए। सवाल ने कहा ठहरो मैं बताता हूं। अ नॉन कैंसलेबल इलेक्शन इज मेड, इलेक्ट कर लिया मैंने, और ये इलेक्ट करने के बाद मैं कैंसिल नहीं कर सकता। अ नॉन कैंसलेबल इलेक्शन इज मेड एट स्टार्ट ऑफ रास्ता टू यूज ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, के मैं ऑल्टरनेट रास्ता इस्तेमाल करूंगा। किसी को याद है डिफॉल्ट रास्ता हमने सुबह सुबह कौन सा डिसाइड किया हुआ है? FVTPL। डिफॉल्ट रास्ता मोटरवे है, चाहे छोटा रास्ता हो चाहे बड़ा रास्ता हो। डिफॉल्ट सॉरी जीटी रोड, डिफॉल्ट रास्ता जीटी रोड है, बट एट इनिशियल रिकॉग्निशन आई एम यूजिंग द ऑल्टरनेट रास्ता। दैट इज इन्वेस्टमेंट्स आर डेजिग्नेटेड, डेजिग्नेट करना होता है, इनको डिसाइड करके साइड पर रख देना शेयर्स को। दीज आर डेजिग्नेटेड एट। आप बता दें इतनी सी लाइन अधूरी क्यों थी? अगर आपने अब्बू और बेटे की डिस्कशन सुनी है, ये लाइन अधूरी क्यों थी? इतनी सी लाइन में दो ऑप्शंस हैं, ये लंबा रास्ता है छोटा रास्ता है। इतनी सी लाइन में आप जीटी रोड पे भी जा सकते हैं, और आप तो सवाल वाले को बताना चाहिए, हमें सवाल वाले को बताना चाहिए। हां, अगर थ्योरी का सवाल आता फिर तो मैं ये पूरी बहस लिख के आ जाता कि मैं लंबे रास्ते पे जा रहा हूं, मेरी मर्जी है, डिफॉल्ट रास्ता पीएनएल वाला या ऑल्टरनेट रास्ता ओसीआई वाला। अब सवाल से पूछा मैंने, वो कहते हैं मैंने चूज कर लिया है। ओहो, मैंने चूज कर लिया जैसे ही सफर शुरू हुआ कि मैं इस बात से हटूंगा नहीं कि मैंने ऑल्टरनेट रास्ते पे डालना है। दैट इज, हमने कहा ऑल्टरनेट रास्ता कौन सा होता है, जरा याद करा दो, हमें पहला दिन है आज, ऑल्टरनेट रास्ता तो हमें नहीं पता। तो वो कहते हैं वो रास्ता ना फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है। इस फिक्रे को अब आपने 10 दफा बोलना है बस। नहीं, एट इनिशियल रिकॉग्निशन द एंटिटी हैज मेड एन इररिवोकेबल इलेक्शन टू यूज ऑल्टरनेट रास्ता। वैसे कौन सा रास्ता अवेलेबल है? जीटी रोड वाला। जीटी रोड ना बोले ना, वैसे कौन सा रास्ता अवेलेबल है? बट वी हैव डिसाइडेड टू यूज दैट इज, पहली क्लास है ना इसलिए डेट इज लिख दिया आगे, पेपर में तो डेट इज नहीं लिखा होगा। दैट इज वी हैव डिसाइडेड टू पार्क आवर शेयर्स थ्रू ओसीआई। अब हम सोच रहे हैं कि इनको ओसीआई में लेके जाएं। चलें, अब बता दें जो टी अकाउंट के अंदर गेन लॉस आएगा वो कहां जाएगा? अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है जिस तरह ये 16 में था कि पहले कोई गेन आ गया तो वो पीएनएल में ले जाओ, जो सॉरी गेन आ गया तो ओसीआई में ले जाओ, फिर लॉस आ गया तो पहले पुराना गेन खत्म करो और बाकी पीएनएल में लेके जाओ, और पुराना लॉस पड़ा हुआ है पुराना गेन पड़ा हुआ है। इसमें ये चक्कर नहीं है, इसमें बड़ा आसान सा है। इसमें डायरेक्ट चीजें या तो ओसीआई में पॉजिटिव जाएंगी या नेगेटिव। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। एसओसीआई, पीएनएल, ओसीआई 2010, 11, 12। अच्छा जी, शेयर्स हैं 50 रुपए के, कैरिड ऑन हो गया 60 रुपए, गेन बताएं 61, गेन बताएं, डन, ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन 64,
गेन बताएं। अच्छा, ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन 48, नजर लगी। लॉस, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पी एंड एल नाउ, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पी एंड एल नाउ। अब ये बोंगी नहीं मारनी कि पुराना सरप्लस पहले खत्म करो 14 का, और 14 का सरप्लस खत्म करके 14 इधर नेगेटिव डालो और 2 को ले जाओ, तो दैट वुड हैव बीन मोर कॉम्प्लिकेटेड। मैं ये कह रहा था उर्दू में, यानी ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाना था, तो ये ज्यादा मुश्किल हो जाना था। तो काम आसान है, किसको कंपेयर करें, ब्रॉड डाउन और जो गेन लॉस आता रहे सीधा सीधा कहां फेंकते रहे, ओसीआई के अंदर। एक चैलेंज आएगा आपको कि ओसीआई बैलेंस शीट में, ये बात समझ आ गई आसान से सारा। एक चैलेंज आएगा ओसीआई बैलेंस शीट में कितना जाना है, इधर जाएगा 11 चपेड़ 3 बैलेंस शीट में, इधर जाएगा 14 और इधर जाएगा -2। रिटेन्ड अर्निंग्स भी नेगेटिव होती हैं, ओसीआई भी नेगेटिव हो सकता है। तो बैलेंस शीट के अंदर एक लाइन आइटम आएगा, शेयर कैपिटल नहीं, रिटेन्ड अर्निंग नहीं, रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं, फेयर वैल्यू रिजर्व। व्हाट इज द बैलेंस एज ऑन, व्हाट इज बैलेंस एज ऑन 14 माइनस 16, बैलेंस शीट में -2 जाएगा। तो दैट इज द होल मॉडल ऑफ ओसीआई, नोट दैट इज द होल मॉडल ऑफ ओसीआई। बारों बार ओसीआई में जाने सब कुछ, अब पीएनएल से कुछ रूट कराने, और भाईजान इस रास्ते में जब आ गए आप तो इधर से गुजरने की इजाजत नहीं है। कमाल सवाल है, हमेशा के लिए आपकी बेस बनेगी। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कहां से रूट करानी है, ओसीआई से। बैलेंस शीट किसी को समझ आई है, बैलेंस शीट एज ऑन टाइप है ना, 11 एज ऑन, 11 जमा 3, 14 कैरी डाउन, 14 माइनस 16। बैलेंस शीट में एज ऑन टाइप चीजें जाती हैं फॉर द ईयर। पहले वो बनाएंगे, पहले ओसीआई बनाई, फिर बैलेंस शीट खुद बनाइएगा। जी फ्री अकाउंट में बैलेंसिंग अभी मैं बना देता हूं इस सवाल में, अभी तो लॉजिक आसान समझ आ रही है। 50 के शेयर कितने के हो गए, 61। तो ये फॉर द ईयर कितना गेन, फॉर द ईयर 16 एज ऑन। तो फिर जारी बात है, थोड़ी अकल लगा के 11 जमा 3, 14 माइनस 16। What type of model is this? Fair value through OCI. अच्छा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को ना यहां हम कैपिटलाइज करेंगे। क्या करेंगे बोले, कैपिटलाइज करेंगे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे। नहीं, यानी कि इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे इस मॉडल में। ये वाला जो मॉडल है बस स्टैंडर्ड कहते हैं कैपिटलाइज करना है जी। भाई स्टैंडर्ड की मर्जी यार, हम हर स्टैंडर्ड की अपनी थीम है। वो IAS 41 तो निहायत ही मोंगा था, वो तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इग्नोर करके कहता था फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे बुक करो। हर स्टैंडर्ड की अपनी थीम है, व्हाटएवर द रीजंस मे बी। अच्छा जी, स्टार्ट करें जी। बेहतर है टी अकाउंट बना लिया करो पहले वर्किंग में। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डेटा तो सवाल को वही रहेगा, डेटा सवाल को वही रहेगा जी भाईजान। 1 नवंबर 7 कितने क्वांटिटी
जरब 3200। जैसे एंट्री नहीं होती थी पीपीए खरीदने की, पीपीए डेबिट कैश क्रेडिट, 300 रुपए भी इसी में डाल दें, 300 रुपए इसी में डाल दें, 300 रुपए इसी में डाल दें। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट इंस्टेड ऑफ एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, वो मैं निकालता हूं। जी एंट्रीज बोलें। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, ठीक है इकट्ठी भी एंट्री कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, इकट्ठी कर दें एंट्री, क्या फर्क पड़ता है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, तो इस मॉडल में ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है। जैसे इन्वेंट्री में नहीं पहले दिन पढ़ा था FIFO मेथड अलग, वेटेड एवरेज मेथड अलग, तो भाई ये 2 मेथड है अकाउंटिंग के। जीआर एंड पे ले आए, कैरी डाउन 200 ज़रब 22। अब शेयर्स हमारे कितने के हो गए, 200 ज़रब 22। ट्रांजैक्शन कॉस्ट मैं बताऊंगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज करनी आप बताएंगे, स्टैंडर्ड बताएगा। कैपिटलाइज करने की एंट्री है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट कैश क्रेडिट। अब सवाल पूछो। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं कि गेन अब मैं कैसे निकालूं, 3500 वर्सेस 4400 या 3200 ज़रब 4400? ऑब्वियसली 3500 ज़रब वर्सेस 4400। गेन बता दें। 900। फेयर वैल्यू रिजर्व नहीं, रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं, फेयर वैल्यू रिजर्व इन OCI बैलेंसिंग गेन। ये जरा इसको सजा लेने दें मुझे पहले। रिवैल्यूएशन सरप्लस की जगह फेयर वैल्यू रिजर्व इन OCI बैलेंसिंग, और ये साइड गेन के लिए इन्वेस्टमेंट डेबिट गेन क्रेडिट, ये साइड गेन के लिए 900 बैलेंसिंग आ गया। एंट्री बताएं। 31 दिसंबर 2007 इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट फेयर वैल्यू रिजर्व इन OCI। द गेन इज रूटेड थ्रू OCI। रेड मार्कर। कभी कभी ना पेपर में बैलेंस शीट मांग लेता है, वैसे शायद कभी मांगी नहीं, अभी 2-3 अटेम्प्ट से उसने मांगी नहीं, कभी कभी बैलेंस शीट मांग लेता है। अगर बैलेंस शीट मांगी तो एक चीज ना साथ चलाइएगा, एक चीज साथ चलाइएगा, वो एज ऑन फेयर वैल्यू रिजर्व का बैलेंस 900 क्रेडिट। लेकिन प्लीज ये नरेशन नहीं है एंट्री की, ये बैलेंस शीट का क्लोजिंग बैलेंस है, ये बैलेंस शीट का, वरना आपको कोई टी अकाउंट बना के बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, वो जरा टफ हो जाएगा। तो बता दें रिजर्व अकाउंट में कितनी खुशी पड़ी है अभी, 900 की खुशी पड़ी है। तो लिखें बड़ा बड़ा, एज ऑन फेयर वैल्यू रिजर्व इज ऑल्सो 900। वाई एज ऑन एंड फॉर द ईयर इज बराबर, पहला साल है। व्हाट इज फॉर द ईयर 900, व्हाट इज एज ऑन। अब ये एज ऑन अगले साल का ब्रॉड डाउन बन जाएगा, लेकिन वो छोड़ें, पहले एंट्रीज करते हैं। तो क्रेडिट क्यों लिखा मैंने, फेयर वैल्यू रिजर्व क्रेडिट कर रहा हूं, यानी खुशी हो रही है। इन्वेस्टमेंट डेबिट फेयर वैल्यू रिजर्व खुशी क्रेडिट, इसलिए मैंने बैलेंस शीट में भी क्रेडिट खुशी के नाम से शो करूंगा। ओके, ये वाला 900 कहां जाएगा, OCI में, ये वाला 900 बैलेंस शीट में। फॉर द ईयर और एज ऑन इत्तफाकन बराबर है, क्योंकि पहला साल है जी। अगला साल ब्रॉड डाउन 4400 कैरी डाउन। एक दो दफा उसने मसला किया है, उसने कैरी डाउन में भी फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल दे दी है। फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल कैरी डाउन में किस स्टैंडर्ड में लेते हैं, इधर फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल नहीं लेनी, इधर कैरी डाउन क्या होगा, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू। ये सारी बातें एक जगह लिखी नहीं है, अभी मैं किताब में दिखाऊंगा। कैरी डाउन निकलवाने की कोशिश करें। 200 शेयर, एक शेयर अब कितने रुपए का हो गया, 18 का, 18 का जी। 200 जरा 18 3600। चलें जी, आप बता दें क्या
अच्छा पहले देखो गेन पड़ा हुआ है, लॉस पड़ा हुआ है, नहीं नहीं, ये सीधा सीधा काम है, वो जो मैंने आपको टी अकाउंट मार्केट दिखाया था, सीधा सीधा काम है जी। फेयर वैल्यू रिजर्व, ओसीआई, लॉस, बैलेंसिंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस की जगह इसका नाम फेयर वैल्यू रिजर्व है। 800 का लॉस आ गया फॉर द ईयर। एंट्री बताएंगे 31/12/8 बोलें जी। फेयर वैल्यू ओसीआई डेबिट, डेबिट और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, this is enough for P&L not today, this is enough for OCI. Now what is balance sheet as on? Brought down 9, पूरा बताएं। brought down 900 credit for the year, for the year versus कितनी खुशी थी, कितना गम आया, एज ऑन क्या बचा। भाईजान अपने उसमें रहे ना, आप आगे जा रहे हैं, टी अकाउंट में घुस रहे हैं, मना भी किया हुआ आपको। अच्छा तो व्हाट इज ब्रॉट डाउन खुशी, फॉर द ईयर गम 800, तो ब्रॉट डाउन खुशी इज 900, फॉर द ईयर गम इज 800, सो 100 क्रेडिट एज ऑन। एज ऑन अब 100 की खुशी नजर आएगी मेरी बैलेंस शीट में। वो नजर आ रहा है उधर, यहां से लेके एंड तक नजर आ रहा है। अच्छा जी, यहां से, अच्छा जी बता दें जी, OCI में कितनी खुशी जानी है, 900 फॉर द ईयर, और गम पहले यहां तक नोट कर लें। नहीं वो असल में कल एक बच्चा ऑनलाइन में मिला, नहीं वो कहता है मैंने 7 दिन में 60 लेक्चर लिए हैं और अब मैं क्लासेस में 7 हूँ, लेकिन नहीं टेक्स्ट का था, लेकिन मुझे बताएं अब मैं वो रिवाइज कैसे करूँ। उसने कहा मैं 2 घंटे सोता हूँ सिर्फ, 2 घंटे में बस। उसने ठीक है, हर बंदे का एक अपना वो होता है, आप लोग तो कम 6 घंटे नींद पूरी क्या करें आम हालात में। मुझे तो कुछ ऐसा भी लग रहा था कि शायद उसने शायद ये भी बोला है कि 7 लॉ के भी 60 लेक्चर लिए हैं, तो टोटल 120 लग रहे थे जो मुझे नहीं पता नहीं। चलें खामोश हो जाएं जी, उधर से सवाल पूछ लें, उधर से सवाल पूछ लें। एंट्री से नीचे कोई करना जरूरी नहीं, जिस जगह पे भी कर ले। मैं बैलेंस शीट एज ऑन जरा साथ साथ चला रहा हूं, यहां करना जरूरी नहीं है। अच्छा जी, OCI में जी बता दें 2008 और 2007। ये ना एक मशवरा है आपको कि यहां ना फेयर वैल्यू रिजर्व लफ्ज ना लिखें, यहां पे आमतौर पे लफ्ज लिखा जाता है चेंज इन फेयर वैल्यू, चेंज इन फेयर वैल्यू रिजर्व। बस फेयर वैल्यू रिजर्व जरा अच्छा लफ्ज नहीं है, फेयर वैल्यू रिजर्व बैलेंस शीट में लफ्ज ज्यादा अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा हजम कर लें, चेंज इन फेयर वैल्यू रिजर्व। अच्छा जी, बस लेकिन अपने समझने के लिए आसान। व्हाट इज फॉर द ईयर फेयर वैल्यू 900, फॉर द ईयर गेन इज 900, फॉर द ईयर लॉस इज 800। अच्छा जरा इससे खुद ही बैलेंस शीट बनाएं, इससे खुद ही बैलेंस शीट बनाएं। एज ऑन रिजर्व इज 900, 900 माइनस 800, एज ऑन इज पॉजिटिव 100, पॉजिटिव 100। लेकिन बैलेंस शीट में एक और चीज भी तो जानी है ना, बैलेंस शीट में एक और चीज भी जानी है। क्या जाना है? इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट।
ये एसेट्स में जाएगी, नॉन करंट एसेट में जाएगी आमतौर पे, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए है। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स जी 4400 3400 4400 और 3600। इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस, फेयर वैल्यू रिजर्व। लाल 900 खुशी, 100 खुशी। ये फॉर द ईयर और एज ऑन बराबर क्यों है? पहला साल है। अब आपका ये ब्रॉड डाउन बन जाएगा अगले साल का 900 माइनस 800, एफईटी, पीएल, एफईटी, ओसीआई, एफईटी, पीएल, एफईटी, ओसीआई। और कोई स्टैंडर्ड है सर जिसमें चॉइस अवेलेबल हो? आईएस 16 में हाँ कॉस्ट मॉडल है, रिवैल्यूएशन मॉडल है। थोड़ा सा उसमें रूल्स आईएस 38 में भी यही है, कॉस्ट मॉडल है या रिवैल्यूएशन मॉडल है। आईएस 40 में भी हाँ, लेकिन आईएस 40 में ओसीआई का कोई जिक्र नहीं है, और आईएस 41 में भी ओसीआई का कोई जिक्र नहीं है। आजकल बना रहे इस तरह के एमसीक्यूज ओवरऑल लेवल के भी, आईएस 41 क्या कहते हैं, आईएस 16 क्या कहते हैं, आईएस 38 क्या कहते हैं, आईएस 21 क्या कहते हैं, और आप क्या कहते हो? असल तो वो ये पूछता है आप क्या कहते हो, आप चाहते क्या हो जी? हाँ ये स्टेटमेंट इनिक्विटी से रूट होगा, कभी बनवा दूंगा स्टेटमेंट इनिक्विटी। स्टेटमेंट इनिक्विटी में जाएगा ये नदी जो है वो उस दरिया में गिरेगी। ठहर जो भाई, घर से मैसेज आया। हाँ क्या? इस स्टैंडर्ड का बेसिक थीम ये है कि आपने अगर शेयर खरीद के रखे हुए हैं गाय की तरह, तो वो अगर मोटे पतले हो रहे हैं तो उनका क्या करना है? हो सकता है ना कभी शेयर्स खरीद के रखे हो। आए जी पेज नंबर 616, पेज नंबर 616। ये रस्ते बता दें, रस्ते। हाँ उसमें हाँ पहले वाले में कह सकते हो इन्वेस्टमेंट शेयर करंट एसेट्स में चला जाए। ये कौन सा मेथड है जी? एफईटीपीएल, और ये एफईटी ओसी। एफईटीपीएल में इनिशियल मेजरमेंट, परचेज प्राइस पेड, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज एक्सपेंस नोट। बड़े कमाल किस्म की ये टेबल बना के वो टेस्टिंग शुरू कर दी है उसने। तो बातें बहुत आसान है, लेकिन थोड़ी ज्यादा हो जाएंगी जब हम थोड़े से शेयर्स की बजाय डिवेंचर्स की तरफ कल मूव करेंगे। बातें इतनी आसान है कि आपकी सोच है, अभी आप बिल्कुल रिलैक्स होकर समझनी, लेकिन जब ज्यादा होती जाएंगी तो फिर याद रहना कई दफा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अभी से याद कर लें। इनिशियल मेजरमेंट, परचेज प्राइस, परचेज प्राइस बस 16 रुपए की परचेज प्राइस है उस पे, एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज एक्सपेंस। लेकिन एफईटी ओसीआई वालों की इनिशियल मेजरमेंट, परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन, फेयर वैल्यू परचेज प्राइस वही होती है, परचेज प्राइस पेड प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कैश पेड, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट का भी कैश पे होता है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज कैपिटलाइज्ड। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट, ये जो कैरी डाउन है और कैरी डाउन है इनका डिफरेंस कहां जाना है? सब्सीक्वेंट मेजरमेंट एट फेयर वैल्यू, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट एट फेयर वैल्यू विद गेन शोन इन पीएनएल का मतलब समझे। मेजर एट फेयर वैल्यू विद गेन इन पीएनएल, बोले मेजर एट फेयर वैल्यू विद गेन इन, ये सब्सीक्वेंट मेजरमेंट होगी। इधर भाई चुप करो ना, चुप करो ना भाई। मेजर एट विद गेन लॉस शोन इन,
OCI, मैयर एट फेयर वैल्यू 22 रुपए विद गेन लॉस शोन इन OCI। इन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर आज डिविडेंड नहीं आया था। डिविडेंड हमेशा P&L में जाता है। IAS 12 में भी आपने जगह जगह पढ़ा हुआ है, डिविडेंड हमेशा P&L में जाता है। डिविडेंड कभी नहीं होता कि अनरियलाइज्ड डिविडेंड, तो डिविडेंड विल ऑलवेज गो टू वॉट एवर द मॉडल में बी यूज्ड। कल हम डिविडेंड का सवाल करेंगे, तो डिविडेंड लाएगा उसके ऊपर, तो डिविडेंड हमेशा कहां जाएगा? P&L में। ये जी सबसे मेन पैरा है हमारा जो MCQs में टेस्ट होता है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। बोले मैंने शेयर खरीदे हैं असल में। मैं था, मेरे ख्याल से पेल था, कौन था? हम पेल थे, और हमने किसके शेयर खरीदे थे? PTCL के। पेल वालों ने PTCL के शेयर खरीदे हैं। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एन अदर एंटिटी, इन्वेस्टमेंट मेड बाय पेल इन शेयर्स ऑफ PTCL। ये अनदर एंटिटी का लफ्ज बच्चों को MCQs में समझ नहीं आता, गलत कराते हैं MCQ। यहां छोटा छोटा करके लिखते हैं नहीं। इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय पेल, किसने शेयर खरीदे हैं? इन इक्विटी शेयर्स ऑफ PTCL। तो कौन किसका मालिक बना है, जरा सोच के बताएं। पेल PTCL के थोड़े से शेयर्स का मालिक बन गया, पूरा मालिक नहीं बना, थोड़े से शेयर्स का मालिक बन गया। मींस कभी कभी लफ्ज आएगा वी परचेज शेयर्स, वी कौन? पेल। वी इन्वेस्टेड मनी इन, या वी परचेज्ड इक्विटी। अच्छा, लेकिन जो मेन नाम है इस टॉपिक का, डेट इज इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अदर एंटिटी। अदर एंटिटी कौन सी? इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी ऑफ एन अदर एंटिटी, किसी और एंटिटी के शेयर्स खरीदे हैं हमने। वो बार बार लिखता है असल में, MCQs में लिखता है वी हैव मेड इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एन अदर एंटिटी। ऑब्वियसली किसी और ही के खरीदे होते हैं, बस जरा आप फेमिलियर हो जाए इस लफ्ज से। अनदर से आप कुछ और ना समझ लो ना कि पता नहीं किधर पहुंचे हुए सर। तो इन्वेस्टमेंट बाय पेल इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एन अदर एंटिटी। अच्छा जी, मॉडल बता दें, और रस्ते और राहें, दो रास्ते, कब कौन सा मॉडल लगाने हैं। ये तो बड़ी मजे की चीज है। इफ दीज शेयर्स आर परचेज फॉर, डेट इज फॉर ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन भी होते, थोड़े से रख के भेज देंगे। मोबाइल छोड़े ना। यस, तो गेन कहां ले जाएं? फेयर वैल्यू गेन थ्रू P&L। इफ शेयर्स आर परचेज्ड फॉर शॉर्ट टर्म, नो, मीन्स फॉर नॉट फॉर सेलिंग, सेल के लिए नहीं हमने लिए, बट फॉर लॉन्ग टर्म लिए। मोटर वे का रास्ता चूज कर लिया है और वादा कर लिया है कि इस रास्ते से वापस नहीं आएंगे। जैसे ही सफर शुरू हुआ, ये घर जाके यहां ये उंगली रखिएगा, ये खुद ही बोलेगा जो मैंने भी बोला है। मोटर वे का रास्ता अच्छा, ये अंग्रेजी बड़ी आसान सी है लेकिन बच्चों को समझ नहीं आती, तो बार मोटर वे का रास्ता चूज, डेजिग्नेट, डिसाइड कर लिया है, चूज कर लिया है और वादा कर लिया है कि इस रास्ते से नहीं फिरूंगा जैसे ही सफर शुरू हुआ। हाँ अबू, मानता हूं मैं, चलो बेटा आ जाओ, फिर चढ़ा दो मोटरवे पे। अच्छा, या फिर मोटरवे का रास्ता चूज कर लिया है और वादा कर लिया है कि इस रास्ते से नहीं फिरूंगा, नहीं अबू, चल चढ़ा फिर GT रोड पे, चल चपेड़ा, चल कल तक पहुंच जाएंगे GT रोड। तो मोटरवे का रास्ता अगर आप चूज कर लें तो फिर चलें फिर इस पे। और अगर मोटरवे का रास्ता चूज नहीं किया तो फिर कौन सा रास्ता अवेलेबल है? GT रोड वाला। ओके, ये लाइन आपको अभी नहीं समझ आएगी, नोट। एग्जाम टिप दे के आनी है आपने एग्जाम में। नहीं, मैं आपको एग्जाम टिप दे रहा हूं। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग का क्या करें? जल्दी जल्दी यार। FETPL मैंडेटरी, हाँ ब्रो मैंडेटरी। FETPL मैंडेटरी। बाय भाईजान, छोटा जा रास्ता GT रोड से पाओ, छत्ती जाओ, ठीक है। मोटरवे के टोल टैक्स पे करते रहेंगे, दाएं बाएं देखे बोर होंगे, तो GT रोड पे जाएं, हरे भरे शहर आएंगे, बीच में खाते पीते जाएं, आगे चलें। हाँ, शॉर्ट टर्म ही, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म लिख लो।
शॉर्ट टर्म, टर्म लिखो बल्कि आर भी याद रहे। एक ही बात आप बार बार हमें क्यों बता रहे हैं? चलें सुने, हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, नॉट फॉर। वी कैन मेक एन नॉन कैंसलेबल डिसीजन एट टू मेजर एट, बट इफ वी डू नॉट मेक दिस डेजिग्नेशन गाय, देन हमारे नसीब में तो फिर जीटी रोड है ही। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर जीटी रोड वाला रास्ता तो अवेलेबल है। ओके, अब आप लोगों ने पकड़ लें बॉल पॉइंट और रजिस्टर खोल लें और ये थ्योरी लिखें जो मैं आपको लिखवा रहा हूं। थ्योरी लिखें जो मैं आपको लिखवा रहा हूं। ये कौन सा स्टैंडर्ड चल रहा है? IFRS 9। IFRS 9 बुक जहां मर्जी लिख लो। ना ना ना, मैं आपको वो सफ़ा नहीं बताऊंगा, ये मैं पिछली दफा वाली किताब से खोलूंगा ताकि आप इसके सोल्यूशन के ऊपर नजर ना मार लें। ये तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा अगर आपने इसके सोल्यूशन पे नजर मार ली तो। अच्छा जी, ये एक सवाल है, लास्ट टाइम वालों को कराया था, पास पेपर का क्वेश्चन 4। रवि लिमिटेड हैज मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लाइफ। RL परचेज्ड 1 million शेयर्स ऑफ कोलास लिमिटेड। RL परचेज शेयर्स, किसने शेयर खरीदे थे? पेल ने। किसने शेयर खरीदे थे? पेल ने। किसके? RL परचेज 1 million शेयर्स ऑफ कोलास। 1 million या 200? 1 million। सवाल ना खोले, मैं भी खुलवा देता हूं सफा। एट फेयर वैल्यू ऑफ 23 पर शेयर। विजुअलाइज करें, 1 million शेयर्स या 200? एट 23 पर शेयर। RL also incurred transaction cost of, RL also incurred transaction cost of, RL considers these investment as a strategic equity investment and not for trading. Long term? In respect of above investment, discuss possible classification. Oh, discuss possible classification. सफर लंबा, आंखें बंद, या तो जीटी रोड या मोटरवे। पॉसिबल क्लासिफिकेशन अवेलेबल टू RL फॉर अकाउंटिंग, जारी बात है फॉर अकाउंटिंग ही। Also compute the amount at which investment would be recorded under each option. Initially कैसे रिकॉर्ड करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिखें जी आंसर 4। As shares are, वो सोशल स्टडीज की टीचर ने बच्चों ने कहा था सवाल में से अंग्रेजी उठा लिया करो। As shares are for strategic purpose, as shares are for strategic purpose and not held for trading. As shares are for strategic purpose and not held for trading. इधर आए, इधर आए। Therefore possible classification options, इधर से देख लें सारा, हमने हमारी अंग्रेजी आपको पता ही है। Therefore possible classification options, इधर आए, available to RL भी लिख दें, available to RL for accounting purpose, फॉर अकाउंटिंग। इतने वेख लो ना, उथे की वेख रहे हो? पॉसिबल क्लासिफिकेशन ऑप्शंस अवेलेबल टू RL फॉर अकाउंटिंग पर्पस। आर एज फॉलोज अपनी तरफ से डाल दीजिएगा खुदा के लिए, ये ना कहिएगा ये भी तरह। आर एज फॉलोज, पॉसिबल क्लासिफिकेशन आर एज फॉलोज। हेडिंग दें जी, पहला लिखें जी फेयर वैल्यू, नहीं पहले मोटर भी डिस्कस कर लें, मेरी मर्जी है जो मर्जी करें। फेयर वैल्यू थ्रू OCI, भाई लॉन्ग टर्म वाले हैं, दोनों रास्ते अवेलेबल हैं। उसने दोनों रास्ते पूछ लिए हैं, थ्योरी का सवाल है ना, तो दोनों रास्ते डिस्कस करें, कोई मसला नहीं। फेयर वैल्यू थ्रू OCI, ठीक है। लिखें ऑप्शन 1 इज दैट, नीचे फेयर वैल्यू थ्रू OCI के नीचे लिखें ऑप्शन 1 इज दैट वी irrevocably elect the shares to be classified as fair value through OCI. Irrevocably elect shares to be classified as fair value through OCI. इधर आए। In this case, amount at which investment in shares,
investment in shares would be initially recognized is purchase price plus transaction cost. In this case, amount at which investment would be initially recognized will be purchase price plus transaction cost. अब इधर ना देखें, ये मैंने कुछ और सॉल्व किया हुआ है. परचेज प्राइस किसी को यार बताओ? नहीं प्लीज यार. 1 मिलियन इंटू 23. परचेज प्राइस कितनी आ गई? 23 जमा तो टोटल 23.5. ये तो एफईटीओसी है ना, तो इसमें तो कैपिटलाइज करना है, तो 23.5 मिलियन निकालना है जी. हाँ, ये वर्किंग करनी है, शो ब्रैकेट में करनी है शो. ये वर्किंग मैं आपको दिखाता हूं, मैंने वहां कहां की है. 1 मिलियन इंटू 23 जमा इशारिया 5. इधर देखें, 200 इंटू 16 जमा 3500. यही किया ना इनिशियल मेजरमेंट 3500 पे. इधर भी देख लें, 200 शेयर या 1 मिलियन, 16 रुपए या 23 रुपए, 300 रुपए ट्रांजेक्शन कॉस्ट या 0.5 मिलियन, 0.5 मिलियन. अगली हेडिंग दें, FVTPL. FVTPL बस साथ वाले को उठाई रखें, ये आपका टारगेट है. FVTPL. अंडर दिस ऑप्शन वी कैन यूज डिफॉल्ट कैटेगरी. ये लफ्ज एक मैंने डलवाया आपको. वी कैन यूज डिफॉल्ट कैटेगरी. मोटर जीटी रोड तो हमेशा ही खुली होती है, आपको पता है. मोटर पे धुंध की वजह से बंद होती है, यहां से भी याद रहेगा. इन दिस केस वी कैन यूज डिफॉल्ट कैटेगरी, दैट इज फेयर वैल्यू थ्रू, बोले, दैट इज फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस. नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता, प्रॉफिट और लॉस होता है. फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस. आगे यहां से फिक्रा उठाएं. द अमाउंट एट विच इन्वेस्टमेंट वुड बी initially recognized is rupees. सवाल बताएं यार क्या है? इनिशियल रिकॉग्निशन कोई बता देते? इनिशियल रिकॉग्निशन कितने पे हुई भी है? यहां 3200 पे. तो फिर 300 कहां गया हुआ है? नहीं, मैंने रिकॉर्ड तो किया है. हाँ, रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर नहीं हुआ ना, तो इनिशियल रिकॉग्निशन से क्या मुराद होगा? इन्वेस्टमेंट के अंदर कितना जाएगा. तो इनिशियली रिकॉर्डेड एट 3200 और 3500. इनिशियली रिकॉर्डेड एट 3200, इनिशियली रिकॉर्डेड एट 3500. ठीक है, तो लिखें इस सूरत में 1 मिलियन शेयर ज़रब 22. तो इनिशियल मेजरमेंट विल बी ओनली एट परचेज प्राइस, दैट इज रुपीज 23 मिलियन. दैट इज रुपीज 23 मिलियन. नहीं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को डिस्कस नहीं करना क्योंकि उसने इनिशियल मेजरमेंट पूछी है. आई के आपको सोल्यूशन दिखाता हूं, इससे भी छोटा है. एज दिस इन्वेस्टमेंट इज नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, द इन्वेस्टमेंट कैन इररिवोकेबली बी एलोकेटेड टू मेजर एट FVTOCI. बस इतना सा लिखा है. इन दिस केस इन्वेस्टमेंट शुड इनिशियली बी मेजर्ड एट 23.5. और आई के अपने सोल्यूशन में लिखा है इफ इलेक्शन अंडर ऑप्शन 1 इज नॉट मेड, ये लफ्ज उसने डाला है, देन इट शुड बी क्लासिफाइड एज मेजर्ड एट FVTPL and will initially be measured at fair value, that is rupees 23 मिलियन. तो लिख लें पास पेपर क्वेश्चन 4 था और उसका कौन सा पॉइंट था? ए. यार अब क्या आज खुदा के लिए IFRS 8 की सारी थ्योरी पढ़ाएं? नहीं, ये हाथ साथ वाले की तरफ करें, उसके नाक तक लेके जाएं. सरकार खुदा के लिए IFRS 8 की थ्योरी एक दफा पढ़ लो. सरकार थोड़ी मेहरबानी, हाइब्रिड वाले खुदा के लिए ऐसे हाथ करें, ऐसे साथ वाले के नाक तक लेके जाएं. खुदा के लिए चलें, बरकत के लिए उसके सर पे हाथ रखें और उसको ले जाएं. और इस दफा लुट मचा देनी है टर्म टेस्ट में. मैं तीर आजमाऊंगा, आपने तोप आजमानी है. हाँ,